अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान उस्मा नौमान। हबीब साहब प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद। प्रोग्राम में आज सबसे पहले हम बात करेंगे पीपल्स पार्टी और नून लीग के ताल्लुकात के हवाले से। बिलावल भुट्टो के शिकवे का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नोटिस लेते हुए सिंध के सैलाब मुतासरीन के लिए 25 अरब रुपए देने की मंजूरी दे दी है। बिलावल भुट्टो ने सवात के जलसे में हुकूमत को खबरदार किया था कि सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए रकम ना मिली तो पीपल्स पार्टी बजट मंजूर नहीं होने देगी। बिलावल ने वज़ीर आज़म और उनकी मुआशी टीम पर दोहरे मेयार का भी इल्ज़ाम लगाया था। बिलावल के इस बयान पर एहसन इकबाल ने जवाबी शिकवा करते हुए ये कहा कि जलसों में एक दूसरे पर तनकीद और नया महाज खोलने से परहेज़ किया जाना चाहिए। देखा जाए तो हबीब अकरम साहब ने गुज़श्ता हफ्ते इसी प्रोग्राम में इलेक्शन से पहले इत्तेहादी हुकूमत के दरमियान इख्तलाफात के हवाले से जो तज्ज़िया पेश किया था, हम वैसा ही होता देख रहे हैं। दूसरी तरफ कौमी असम्बली की मुद्दत ख़त्म होने में अब सिर्फ 54 दिन बाकी रह गए हैं। सवाल यह है कि क्या तहरीक इंसाफ की मकबूलियत की वजह से इत्तेहादियों के जो इख्तलाफात दबे हुए थे वो अब खुलकर सामने आ रहे हैं? क्या इलेक्शन तक पीपल्स पार्टी हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा रहेगी? इसी पर बात करेंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर और पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा कमर ज़मान कायरा साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। कायरा साहब, बजट ऐलान के बाद से हम देख रहे हैं कि जो तज़ादात हैं मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में वो अब खुलकर सामने आ रहे हैं। बिलावल भुट्टो भी ये कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म ने बजट में कहा कुछ, सामने कुछ और आया। आखिर पीपल्स पार्टी की रिजर्वेशंस हैं क्या? हम जी अलग अलग जमातें हैं और जमातों के अंदर भी मुख्तलिफ इशूज़ पे छोटे मोटे इख्तलाफात और क्लैरिफिकेशन होती हैं और जमातों के इत्तेहादों में तो ये एक नॉर्मल इशू है। दोनों तरफ से इस बात की वजाहत कर दी गई है। आप इससे मजीद मेरे ख्याल में कोई ऐसी ज़रूरत है नहीं। हमने जितनी उस पर कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए थी या एक अभाम पैदा हुआ था वो वाज़ेह कर दिया था। और ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना और सिंध गवर्नमेंट का ये तकाजा के जो फ्लड इफेक्टिव हैं उनका ज़्यादा कमिटमेंट थी, उनको ज़्यादा हाथ बनता है। और इस बजट में बावजूद हमें भी अंदाजा है कि स्टेट है, लेकिन उसके बावजूद प्रपोज्ड शेयर उनका फ्लड इफेक्टिव का और उनकी हाउसिंग रेस्टोरेशन का वो शेयर बढ़ाना चाहिए। उसके ऊपर बात हुई थी, आज भी हमारी मीटिंग हो रही है। बस ऐसे ही किसी दोस्त ने, ये भी हमारी कमजोरियां होती हैं कि हम आप मीडिया के दोस्तों से बात कर दी, आपने एक सन बट से कोई बात निकाल ली और उस पर बहस शुरू हो गई। बिलावल साहब ने एक बात तकरीर में की है, उसकी वजाहत हम बहुत कर चुके कि उसका ताल्लुक सिर्फ इस बात से था कि सिंध के फ्लड इफेक्टिव के साथ जो कमिटमेंट थी वो निभानी चाहिए। उसमें फेडरल गवर्नमेंट भी अपने शेयर बढ़ाए, प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी। ठीक। अच्छा कायरा साहब, ये बताइएगा कि कुछ दिन ही अब रह गए हैं असम्बली के खात्मे में और फिर इलेक्शन आ जाएंगे, तो आप जो दोनों पार्टियां एक दूसरे के इतने करीब भी हैं और एक दूसरे को इस छोटी सी गलतफहमी की सूरत में आप वजाहतें भी पेश कर रहे हैं, तो क्या ऐसा लगता है कि मतलब ऐसा बज़ाहिर ऐसा लगता है कि शायद आप लोग आगे चल के इलेक्शन भी इकट्ठे ही लड़ना चाहते हैं? देखिए, वजाहतें देने की बात ही नहीं है। हमें जमातों को वजाहतें देने की ना उन्हें हमें जरूरत है ना हमें उन्हें जरूरत है। एक बजट प्रपोजल्स आई हैं, उन बजट प्रपोजल्स के ऊपर हुकूमत के अपने लोग तकरीरें करते हैं और ये अफसोसनाक है हबीब साहब कि बात कोई की जाती है, उसको इंटरप्रेट कुछ और कर दिया जाता है। मैं आज देख रहा था कि कल मैंने ख्वाजा आसिफ साहब को रेफर किया इस रेफरेंस से कि ख्वाजा आसिफ साहब ने जो तकरीर की है वो जाहिर यूं लगता है कि वो किसी अपोजिशन के बंदे की तकरीर है, लेकिन एक्चुअल में तो उन्होंने ये बात की है कि पाकिस्तान के मसाइल क्या है, हमें क्यों ये टेढ़े फैसले करने पड़ रहे हैं और हमारे टारगेट क्या होने चाहिए। ये बात मैंने इस रंग में की, इसको प्ले किसी और तरह कर दिया गया। यही सूरत हाल इसमें है। जमातों के अंदर भी विद इन पार्टीज भी इख्तलाफ होते हैं। जब बजट आते हैं, बजटरी प्रपोजल्स आती हैं, क्या हुकूमत के अपने लोग नहीं शोर करते? वो वजीर आला से या वजीर आजम से जाके मुलाकातें करते हैं, उससे एहतजाज होता है और वजीर खजाना से, प्लानिंग मिनिस्टर से लड़ाइयाँ होती हैं कि भाई हमारे साथ ज्यादती हुई है, हमारे हल्के को ज्यादा फंड मिलने चाहिए। यहाँ पे सिंध गवर्नमेंट का एक इशू है कि वहाँ फ्लड इफेक्टिव के साथ जो प्रोमिस हुए थे, बजट में जो प्रोविजन रखी गई, उससे सिंध गवर्नमेंट का इत्मीनान नहीं है। वजीर आजम साहब से बात हुई, उन्होंने भी कहा ये बात दुरुस्त है कि हमें उनको सुनकर पहले ख्याल करना चाहिए। तो आज हमारी सेकंड मीटिंग है, उसमें हमने रखा था
ठीक हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा सारा। कायरा साहब, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि मामला सिर्फ बजट का नहीं है, और भी अंदरूने खाना बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिनको लेके पीपल्स पार्टी कंसर्न है और अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी करिए। बिलावल साहब, ये तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर आज़म के सामने बराह रास्त भी रख सकते थे, काबीना के सामने भी रख सकते थे, जलसे में उन्हें ये कहने की क्या ज़रूरत पेश आई? तकरीरें करते हुए ना जी, आपको बहुत सारी गुफ्तगू करनी पड़ती है, आप अपनी कंस्टिट्यूंसी को एड्रेस कर रहे होते हैं। अच्छा। कश्मीर का इलेक्शन हुआ, राणा साहब ने उससे मेरे बारे में कुछ कह दिया, अब वो इलेक्शन लूज कर गए हैं, उन्होंने अपने कारकुनों को मुतमईन करने के लिए कुछ तो बात पास करनी होती है। इस मामले को इतना सीरियस मत लीजिए। अच्छा, ये ठीक है। इसमें कुछ नहीं है। अगर ये तसव्वुर हो कि इससे कोई हमारे दरमियान दरारें आ गई, हाँ, हम मुख्तलिफुल ख्याल जमाते हैं, हमारे आपस में बड़े बड़े डिफरेंस ओपिनियन है, लेकिन वो बैठ के रिजॉल्व हो जाते हैं। मुझे नहीं है, मुझे हैरानगी है कि पिछले 3 दिन से मीडिया तसलसल से दोनों अतराफ ये कोशिश कर रहा है कि शायद हम मुश्तैल हो के कोई आपकी गुफ्तगू में से इशारों के नारों से बातें होते होते कोई तल्ख बात निकले, नहीं, तो एक और बहस चढ़े। ये खैर मुनासिब नहीं। तल्ख बातें तो हो रही हैं कायरा साहब। आज़ाद कश्मीर की फतह पर यह कहा गया नून लीग के रहनुमाओं की जानिब से कि पीपल्स पार्टी ठप्पों की वजह से जीती है, इससे ज्यादा तल्ख बात और क्या हो सकती है? कि वो इलेक्शन लूज कर गए हैं, उसके अंदर उन्होंने कुछ तो कहना है। अब उसके ऊपर मैं कोई बातें करूं तो और तलखी होगी। उससे हमें देखने की जरूरत ये है कि क्या हुआ। इल्जाम ये है कि जी मैंने रेंजर्स नहीं लगाने दी, हालांकि वहां पे एफसी ने काम किया, एफसी भेजी गई, वो भी फेडरल फोर्स है। दूसरा कि जी 15 पोलिंग स्टेशनों पर ठप्पे लगे, 15 पोलिंग स्टेशनों पर ठप्पे लगे जी, वो उनके बड़े तगड़े पोलिंग स्टेशन थे, जो उनके तगड़े थे। फर्ज करें उन 15 पोलिंग स्टेशन से आप 200 वोट, 300 वोट निकाल दें, 300 वोट निकाले, वहां आ जाएंगे 50%, 55% पे। तो वहां इसके बावजूद हम जीतेंगे, क्योंकि हमारी तो 5,500 वोटों की लीड है। अगर दरमियान में से 300 वोट निकाल के भी 4,500 वोट निकालेंगे तो फिर पीपल्स पार्टी जीतती है। तो ये जो गुफ्तगू होती है, ये चलते चलते कुछ न कुछ अपने कारकुनों को मुतमईन करने के ये बहाने होते हैं, चलते रहते हैं। ठीक। अच्छा, ये बताइएगा कायरा साहब के काबीना के अंदर, नॉट पॉलिटिकल पार्टीज तो चलिए सोचती रहती है, काबीना के अंदर इस हवाले से कोई इत्तफाक राय पैदा हुआ है कि इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे? हबीब साहब, इलेक्शन के अंदर अभी क्योंकि इलेक्शन का इशू छिड़ा नहीं है, हमारी जमात के अंदर तो बड़ी वजाहत के साथ इस बात का इकरार है कि हम इलेक्शन टाइम पे चाहते हैं, कोई डिले नहीं चाहते। और यही तो असर हमें बाकी जमातों से किया है। कुछ दोस्तों ने दरमियान में बातें की हैं, लेकिन उन बातों का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। इसलिए कि आईनी तौर पे इलेक्शन हमने आईनी तकाजों के तहत कराना है। इलेक्शन वे फॉरवर्ड है। अगर कोई ये सोचता है कि ऐसे ना करने से बेहतरी होगी तो नुकसान की बात है। हाँ, इसके ऊपर क्योंकि अभी गवर्नमेंट के अंदर बैठ के या कैबिनेट के अंदर कोई बात हुई नहीं, मेरी जमात के अंदर अगर बात हुई तो उसके ऊपर वजाहत है, वो चंदन साहब ने भी कर दी। लेकिन एक और बात भी है ना कि पंजाब के अंदर इलेक्शन की तारीख आई 14 मई की, आपकी जमात ने और सभी जमातों ने तकरीबन मुश्तरका नुक्ता ये इख्तियार किया, मुश्तरका मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इलेक्शन नहीं होंगे। फिर इस फैसले का रास्ता रोकने के लिए पूरी की पूरी पार्लियामेंट वजूद में आ गई। तो ये भी तो एक दस्तूर का तकाजा है ना। तो अब हम कैसे समझ लें कि आइंदा आगे चल के जब दस्तूर के इस लाजमी तकाजे का सवाल उठेगा तो अब आपका रिस्पॉन्स डिफरेंट होगा? अभी सब 14 मई का फैसला, हम ये एक तो हम अदालत की जुरिस्डिक्शन को चैलेंज कर रहे थे कि आपकी जुरिस्डिक्शन नहीं है। दूसरा, हमने उसको ये गुजारिश की थी कि एक सूबे के अंदर इलेक्शन पाकिस्तान के अंदर नए मसाइल खड़े करेगा। पाकिस्तान में ये किसी वक्त इसके ऊपर कभी कॉन्स्टिट्यूशनल वर्क हुआ तो इसके ऊपर बात होनी चाहिए और काम होना चाहिए, इस मसले का हल निकालना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के अंदर अलग अलग औकात में इलेक्शन बड़े मसाइल खड़े करेगा, और खास तौर पे पंजाब का इलेक्शन अगर पहले होगा तो। तीसरा, हमने उससे ये भी कहा था कि ये इमरान खान साहब ने असम्बलियां बदनीति से तोड़ी हैं, हम खान साहब के इस तस्वर को तस्लीम नहीं करते। लिहाजा हम उसके ऊपर तो अपना मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह तौर पे अदालत में भी, मीडिया में भी दे चुके। ये जो तस्वर है कि जब असम्बलियों की मुद्दत आईनी तौर पर पूरी हो जाएगी उसके बाद
कोई जवाब, कोई रीजन, कोई अच्छा, कोई बुरा, कोई कमजोर, कोई तगड़ा जवाब काम नहीं कर सकता। फिर तो आपको इलेक्शन की तरफ जाना है और कोई रास्ता नहीं। अच्छा कायरा साहब, आपकी जमात तो इस बात पर यकसू है कि इलेक्शन होना चाहिए, वक्त पर होना चाहिए, लेकिन कुछ लोग इस सूरत हाल में ये भी कह रहे हैं कि इस वक्त जो हमारे मुआशी हालात हैं, जो सियासी हालात हैं, अगर इन हालात में इलेक्शन हो भी जाते हैं तो उन इंतखाबात की शफाफियत पर, उनके नताइज पर बहुत सारे सवालात उठेंगे और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इन नताइज को नहीं मानेंगे। जो हुकूमत बनेगी वो इतनी मजबूत हुकूमत नहीं होंगी, बहुत सारे चैलेंजेस भी होंगे सामने इस हुकूमत के। तो इस पर फिर आप क्या समझते हैं, क्या हो सकता है? गुजारिश ये है, आप जरा इस चीज को, ये जो आपने फरमाया, इसको जरा खोल के देखिए। हालात मुश्किल होंगे, बजट पैसे नहीं है, फलान नहीं है, ये माजी के किस्से हैं। आपने इलेक्शन कराने हैं, इलेक्शन अपने वक्त पे होंगे। अच्छा। इसको छोड़ दीजिए, ठीक। ये तो इससे आगे बढ़िए ना। रही बात इलेक्शन के ऊपर सवाल उठने की, तो अगर किसी को आज शक है तो बिल्कुल चाहिए उनको। हम भी कोशिश कर रहे हैं, इलेक्टोरल रिफॉर्म की कमेटी बनी हुई है। आप बिल्कुल, आपका तहफ़्फ़ुज़ दुरुस्त है कि कमेटी को जल्द अपना काम मुकम्मल करना चाहिए। और अगर जमातों को कोई तहफ़्फ़ुज़ है और शफाफ इलेक्शन का कोई और बेहतर जरिया हो सकता है, कोई और तजवीज़ आ सकती है, तो उसको अकोमोडेट होगी वो तजवीज़। और इसी इलेक्शन कमीशन ने, इसी रियासती मशीनरी ने, इन्हीं लोगों ने इलेक्शन कराने हैं। कोई ना आसमानों से फरिश्ते आएंगे, ना कोई अमेरिका बरतानिया से लोग आके इलेक्शन कराएंगे। अल्टीमेटली जिसको ये शक है, हाँ, इसकी इम्प्रूवमेंट के लिए कोशिश की जा सकती है। वो हमने माजी में भी की है, अब भी करनी चाहिए, और सब जमातों से मुशावरत करके उसका वे फॉरवर्ड डिजाइन करना चाहिए। कायरा साहब, अब यहाँ पर एक और सवाल पैदा होता है कि कई जमातें, जो हुक्मरान जब इत्तेहाद का हिस्सा है, वो कहते हैं, या उनके कुछ लोग कहते हैं, जनाब इलेक्शन 6 महीने आगे चले जाएं। मौलाना फजल रहमान से पूछा जाता है, मौलाना फरमाते हैं कि अभी इस मामले पे हमने इत्तफाक़ राय नहीं पैदा किया, हालांकि ये दस्तूरी तकाज़ा है। फिर आसिफ अली जरदारी साहब कहते हैं कि इलेक्शन तो उस वक्त होंगे जब मैं चाहूँगा। तो ये बताइएगा कि अब आपका जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नुक्ता नज़र है कि 6 महीने मुद्दत बढ़ाई भी जा सकती है इन असम्बलियों की, दस्तूर में इतनी गुंजाइश मौजूद है, तो इस पे पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है? देखिए, हमने इत्तेफाक नहीं पैदा किया या किसी मेरी मर्जी से या किसी की मर्जी से इलेक्शन होगा, ये आइन का तकाजा तो नहीं है ना। आइन तो बड़ा वाज़ेह है। रही बात कि 6 महीने एक्सटेंशन की, उसकी एक ना जी, असल में प्रोफेसर साहब हबीब साहब, होता ये है कि मैं आमतौर पर कोशिश करता हूँ कि इन सवालों को अवॉइड करूँ जो इफ्स एंड बट्स के साथ होता है। जी अगर ऐसा हो, क्या ऐसा हो सकता है, ये जो हो सकते वाला सवाल है ना, इसमें तो एक होता है कि हाँ जी ये पॉसिबल है या हाँ जी ये नहीं पॉसिबल। वो जो जवाब होता है, बाज़ औक़ात वो जवाब को हवा लग जाती है और सवाल गायब हो जाता है। अर्ज ये है कि पाकिस्तान के आइन के अंदर ये जवाब मौजूद है, एक तरीका कार मौजूद है कि असम्बलियों की मुद्दत बढ़ सकती है। अब ये बात मैंने कह दी, इससे माने कहीं निकल सकते हैं, बट इसकी मैं मजीद वजाहत कर दूं कि पाकिस्तान में इस वक्त कोई ऐसे हालात नहीं है, इमरजेंसी हो, जंग लगी हो, फ्लड्स आ गए हो, इलेक्शन का इनेकाद किसी सूरत मुमकिन न रह जाए, सिविल वार हो। तो ऐसी सूरत में आइन अपने अंदर एक गुंजाइश देता है कि गैर मामूली सूरत हाल में अगर ऐसा करना पड़े तो उसके ये रास्ते हैं ताकि डेडलॉक्स ना बने। लेकिन ऐसी कोई सूरत हाल पाकिस्तान में नहीं है कि उसकी बुनियाद पे जो इमरजेंसी लगाई जा सके और वो डिले हो जाए, और जो भी होगा वो भी अदालती रिव्यू के तहत ही होगा। अच्छा कायरा साहब, हम देख रहे हैं पंजाब में नई सियासी जमात, नई सियासी कुव्वत भी आई है जहांगीर तरीन साहब की पार्टी की सूरत में। पीपल्स पार्टी को कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस जमात को लेकर? जहांगीर तरीन साहब जी अपने जहाज पे नहीं लोगों को बिठा के खान साहब के पास ले गए थे, अब वहां से उतार के अपने पास ले आए हैं। पीपल्स पार्टी को क्या है, हाँ, पीपल्स पार्टी को इस मुल्क की सियासत के हवाले से एक तहफ़्फ़ुज़ जरूर है। अच्छा। कि मुल्क के अंदर इंतखाबात का अमल जो है ये और सियासत जो है ये क्लैरिटी के साथ होनी चाहिए। इसमें मदाखलत जो है दीगर इदारों की वो नहीं होनी चाहिए। इस हद तक हमारे तहफ़्फ़ुज़ात है। बाकी जमातें बनना बनाना
ये जमातें अपने नेचुरल कोर्स के तहत बने तो और बात है, जमातें बनाने से तो फायदे नहीं होते। लास्टली कायरा साहब ये बताइएगा कि पंजाब में बहुत सारी गिरफ्तारियां हो रही हैं, जाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन या उससे हमदर्दी रखने वाले लोग इन गिरफ्तारियों का निशाना बन रहे हैं। तो आप भी एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, पॉलिटिकल कारकुन हैं, तो क्या आप हुकूमती सतह पर पार्लिमान के अंदर कोई इस हवाले से कुछ काम करने का इरादा रखते हैं? पीपल्स पार्टी का तो बिलखुसूस इस हवाले से एक ट्रैक रिकॉर्ड भी है। देखिए अमीर साहब, जो लोग गिरफ्तार हो गए, अब मजीद गिरफ्तारियां तो नहीं हो रही। कोई ऐसा बंदा जो किसी केस में मुलव्वस है और वो सीरियसली इन्वॉल्व है, उसके खिलाफ सबूत मौजूद है, उसकी अगर वो भागा हुआ है तो उसकी गिरफ्तारी की हद तक तो और बात है, कोई और लोग तो इसमें इंप्लीकेट नहीं हो रहे। इसके ऊपर वाज़ेह हो चुका कि जिन लोगों ने गलती की है, कोई नारे लगाए, कोई जाके सड़कें ब्लॉक की, कुछ किया, इस तरह के कोई जराइम अगर किए हैं और वो कहते हैं कि जी आइंदा हम अपना सियासी हक तो इस्तेमाल करेंगे लेकिन हम कानून हाथ में नहीं लेंगे, तो उन लोगों को छोड़ना चाहिए। ये प्रिंसिपल फैसला हो गया था। जो लोग कानून के तहत किसी जुर्म में, यानी किसी के प्रॉपर्टी जलाने में, किसी गाड़ी जलाने में, कोई ऐसी हरकत करने में शामिल हैं, उनके खिलाफ अकॉर्डिंगली केस चल रहे हैं। उनका एक और इशू है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कमर जमान कायरा साहब, आप प्रोग्राम में मौजूद थे। हबीब साहब, गो के कायरा साहब ये कह रहे हैं कि तमाम बातों की वजाहत हो चुकी है दोनों अतराफ से, लेकिन आपको क्या लगता है आइंदा इलेक्शन में मंजरनामा क्या होगा, सियासी मंजरनामा आप कैसे देखते हैं? दोनों जमातें क्या इकट्ठी होंगी या फिर अलग-अलग एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल इलेक्शन लड़ रही होंगी और दूसरी जमातें कहाँ होंगी? देखिए, एक तो पहले मैं ये जो कश्मीर वाली बात आपने भी की और फिर कायरा साहब ने की, तो मैं पाकिस्तान के इलेक्टोरल सिस्टम का एक तालिब इल्म हूँ, तो इस हवाले से मैं वाज़ेह कर दूं कि जो बाग वाली सीट है जहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीती है, वो उस पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का बस दावा ही दावा है। वो बस जितना मर्जी शोर मचा ले, वो सीट उनकी हिस्टोरिकली भी उनकी रही है। ये बीच में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आई, उसका एक आप यूं कहिए कि एक उसका रन था जिसमें तनवीर इलियास साहब जीत गए थे, और अदरवाइज वो सीट जो है उससे पहले मुश्ताक मिनाज साहब ने जीती थी। लेकिन जो पीपल्स पार्टी है इस सीट पे बहुत मजबूत पार्टी है, इसलिए पीपल्स पार्टी ना जीतती इस सीट पे तो मेरे लिए अचंभे की बात थी। पीपल्स पार्टी जीत गई तो ये एक नॉर्मल बात है। हाँ, मुस्लिम लीग नून जीत जाती तो जरूर अचंभा होता। अब आ जाइए कि आइंदा जनरल इलेक्शन के हवाले से देखिए, पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली हमने एक हमारे दस्तूर में, जैसे बिल्कुल कायरा साहब कह रहे हैं कि हमारे दस्तूर में आप इसको तजाद समझ लें, अगर आप पीपल्स पार्टी में हैं, पीएमएलएन में हैं या किसी और जगह पे हैं, यानी हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा है, या फिर इसको दस्तूर का तकाजा समझ लें अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एंगल से सोचते हैं। देखिए, अब दस्तूर में वाज़े तौर पे ये लिख रखा है कि इलेक्शन किसी भी असम्बली के टूट जाने के 90 दिन के अंदर अंदर होंगे। पाकिस्तान के अंदर 2 असम्बलियां टूटी, फैसले आ गए, लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आ गया और फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, इसके बावजूद इलेक्शन नहीं हो पाया। तो उस्मान ओमान यहां से ऑनवर्ड अब इलेक्शन का दस्तूरी तकाजा सामने है। बिल्कुल कायरा साहब दुरुस्त कह रहे हैं कि शायद मतलब हम तो इलेक्शन की तरफ जाएंगे, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं माना गया, इलेक्शन नहीं करवाए गए, बल्कि उनको डिले करने के लिए क्या क्या लतीफे हमने पार्लियामेंट में, काबीना में और इलेक्शन कमीशन में होते नहीं देखे। तो पहला सवाल तो यह है कि क्या इलेक्शन अपने टाइम पे होगा? एक तजाद तो अभी साहब यहीं पर है। कुछ दिन पहले तक पीपल्स पार्टी के तमाम रहनुमा भी यही कहते थे कि इन हालात में इलेक्शन नहीं हो सकते, हमारी मईशत खराब है, इस वक्त हमारे सियासी अदम इस्तेहकाम है, इन हालात में इलेक्शन नहीं हो सकते। आज कायरा साहब भी बड़ी शद्दोमद से ये कह रहे हैं कि नहीं, हालात जैसे भी हो इलेक्शन तो होने चाहिए। तो देखिए, इसका मतलब यह है कि तमाम की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर 2 ओपिनियन है। यानी एक ओपिनियन यह है कि इलेक्शन बर वक्त होने चाहिए और दूसरा यह है कि जितना लंबा खींच सको खींच लो। तो कायरा साहब डेफिनेटली उन लोगों में से हैं और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब उन लोगों में से हैं जो ये समझते हैं कि इलेक्शन बर वक्त होने चाहिए। खैर, एक तो ये मामला है। दूसरी बात जो आप कह रही हैं कि ये आमने सामने होंगे, देखिए मैंने आपको पहले भी अर्ज किया था कि अब टाइम आ गया है कि अब ये बिल्कुल हरीफ बनने का टाइम आ गया, बल्कि एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल आ जाए।
अब मद्दे मुकाबिल आएंगे और जैसे ही ये बजट पास होगा 2-4 दिन में, तो आप देखिएगा कि दोनों जमातें आपको गुत्थम गुत्था नजर आएंगी। अच्छा। उसकी वजह यह है कि ये दोनों जमातों की एक सियासी जरूरत है कि दोनों एक दूसरे से अलग अलग रखें, अलग अलग नजर आए। उसकी वजह यह है कि मैं आपको बड़ी दिलचस्प बात बताऊं कि मैंने एक दफा कहीं से फल खरीदना चाहे तो मैंने एक ठेले वाले से मालूम किया, फिर दूसरे ठेले वाले से, फिर तीसरे ठेले वाले से, और अपनी दानिश में मैं मार्केट का लिटमस टेस्ट कर रहा था कि मैं जहां से बेस्ट प्राइस मिलेगी वहां से फल खरीद लूंगा। तो जब मैं फल एक से खरीद चुका तो मुझे बाद में पता चला कि वो सारे के सारे ठेले जो थे वो किसी एक ही पार्टी के थे, उनका ओनर एक ही था, लेकिन अच्छा। उसने अपने मुख्तलिफ ठेले लगा के एक गर्मी बाजार पैदा कर एक कंपटीशन। तो ये जो पॉलिटिकल जंक्चर जिसकी हम बात कर रहे हैं, यहां पर भी एक्चुअली पीडीएम और पीपल्स पार्टी, आपको सब जानते हैं, अदम एतमाद के लिए ये इकट्ठे थे। इलेक्शन 14 मई को इलेक्शन नहीं होना चाहिए, ये इकट्ठे थे। जो पाकिस्तान मामले में अब तक इकट्ठे थे। अच्छा, अभी थोड़ा सा रगड़ा लगना चाहिए। कम है, मुझे ये बता दें, आपको क्या लगता है नवाज शरीफ आएंगे वापस? देखिए, नवाज शरीफ उसी सूरत में आएंगे जब इलेक्शन में पीएमएलएन की जीत यकीनी हो। मरियम साहबा कह रही हैं 2/3 हम अक्सरियत लेंगे। अच्छा, चौधरी शुजात साहब की मुलाकात हुई है परवेज इलाही साहब से और कुछ दूरियां मिटाने की भी बातें हो रही हैं, आपको क्या लगता है? मुझे समझ नहीं आती कि बिल्कुल चौधरी शुजात साहब और चौधरी परवेज इलाही साहब के दरमियान बड़ी इज्जत का और वैसे भी रिश्तेदार खूनी रिश्ता है, इनका एक दूसरे का केयर करना तो बड़ा लाजमी है। लेकिन ये जो गुफ्तगू चल रही है कि जनाब दूरियां कम हो जाएंगी, हाँ काफ लीग में आ जाएंगे, देखिए फिर अगर उन्होंने काफ लीग में ही आना था वापस तो फिर अब तक 1 महीने से ज्यादा हो गया है, बल्कि कुछ गुज़श्ता 3-4 महीने से वो मुसलसल मुसीबत में है, और गुज़श्ता 1.5 महीने से तो बाकायदा तौर पर पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे और सबको पता है क्यों कि चौधरी परवेज इलाही साहब के पीछे, और चौधरी साहब इस वक्त जेल में है, बाकायदा तौर पर जेल में है। तो इतना कुछ गुजार लेने और सह लेने के बाद क्या चौधरी परवेज इलाही साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ में वापस आ सकते हैं? हाँ। ये एक अजीब, ये मैं मतलब अगर वो वापस आते हैं तो फिर सबको पता होगा कि क्यों आ रहे हैं, और अगर वापस नहीं आते हाँ। तो फिर सबको पता होगा कि क्यों नहीं आ रहे। लेकिन मुझे उनकी वापसी बहरहाल कुछ दूर अज़कार लगती है। ठीक है, एक ब्रेक लेंगे यहाँ पर नाज़िम, और ब्रेक के बाद जब वापस बात करेंगे सानहे यूनान के हवाले। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम बात करेंगे यूनान में पेश आए सानहे के हवाले से, जिस पर पूरी कौम अफसरदा है, और 14 जून के इस अलमनाक हादसे पर आज मुल्क भर में यौम सोग भी मनाया गया। बुध के रोज़ यूनान के करीब बहरा रोम में डूब जाने वाली बदकिस्मत कश्ती में 750 तारिकीन वतन सवार थे, जिनमें से 400 के करीब पाकिस्तानी, 200 मिस्री और 150 शामी थे। इत्तलात के मुताबिक 100 से ज़ायद अफराद इस वाक़े में लुक़्मे अजल बने और सैकड़ों अफराद इस वक्त लापता हैं, जबकि वफाकी हुकूमत ने 78 पाकिस्तानियों की मैयतों की शनाख्त के लिए अब DNA टेस्ट कराने का फैसला किया है। जबकि दूसरी जानिब वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ये कहते हैं कि यूनान के कोस्ट गार्ड्स ने डूबते हुए अफराद को जुल्म किया है। किया यूनान की वहां पे कोस्ट गार्ड्स ने कि जब लोग डूब रहे थे उन्होंने इंटरवीन नहीं किया। यूनान की पब्लिक का जो है वो ज़मीर जागा, उन्होंने प्रोटेस्ट किया है इस बात के ऊपर। अगर हमारी यहाँ पे इकोनॉमी सही चल रही होती, रोजगार के मौके ना होने की वजह से यहाँ पे ज्यादा मजबूरी है। इलेक्शन से पहले हमारे पास वक्त है, इसमें जो है हमें एक मुतहिद होके इसके ऊपर कोई ना कोई फौरी तौर पे एक्शन लेना चाहिए कि जो लोग इस कारोबार में मुलव्वस हैं उनके खिलाफ जो है सख्त तरीन एक्शन हो। इससे पहले फरवरी में हमने देखा था कि इसी तरह का एक हादसा पेश आया, जिसमें पाकिस्तानी विमेन फुटबॉल टीम की रुकन शाहिदा रजा जान की बाजी हार गई थी। सवाल ये है कि आखिर पाकिस्तानी नौजवान यूरोप क्यों जाना चाहता है? डंकी लगाना क्या होता है? इंसानी स्मगलर्स के हाथ आखिर इतने मजबूत क्यों हैं कि उन पर कोई हाथ नहीं डाल सकता? इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया इटली से डायरेक्टर इमिग्रेशन नेशनल वर्कर यूनियन इरफान हयात रांझा साहब ने। इरफान हयात साहब, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि जब यहाँ से इलीगली लोग पहुँचते हैं इटली, तो वहाँ पर वो किस हाल में पहुँचते हैं और उनसे वहाँ पर कैसा सलूक होता है? देखें, जब कोई भी इंसान अपनी जान जो है वो हथेली पर रख कर किसी भी जगह पर पहुँचता है तो आप समझ ही सकती हैं कि वो किन हालात में पहुँचता है। और जैसा कि आप बात कर रही थी
कि इसमें थोड़ा सा हिस्टोरिकली मैं जाना चाहूँगा। एक तो आप जितने भी यूरोपियन ममालिक हैं, अगर हम प्रीवियस जो सदी गुजरी है, तो अगर मैं आपके घर आऊँ और वहाँ पर चोरी करके जितना भी साजो सामान है वो सारा लेकर चला जाऊँ, तो आप जब भूख अफलास में होंगे तो आपने फिर उसी रास्ते पर ही जाना है, उसी जगह पर ही जाना है जहाँ पर खुशहाली हो, जहाँ पर तरक्की हो, जहाँ पर बेहतरी हो। तो यूरोप ममालिक जितना भी फ्रांस हम ले लें या बरतानिया ले लें, 1947 से पहले जो बरसगीर पर भी उन्होंने हुकूमत की है, इटली ने लीबिया पर हुकूमत की है, जितने भी नॉर्थ अफ्रीकन ममालिक हैं, यूरोपियन ममालिक ने किसी न किसी हाल में उन पर हुकूमत की है। और इन हुकूमतों के दौरान जितना भी वहाँ पर जो मतलब तरक्की के इरफान हवाले साहब, ये तो एक हिस्टोरिकल लेकर पर्सपेक्टिव हो गया ना। हमें ये बताइए कि अब जैसे ये जहाज वाले लोग अगर खैर खैरियत से इटली पहुंच जाते जैसा कि इनका प्लान था, तो क्या होता वहां पे, इनसे क्या सलूक होता और वहां पे ये एडजस्ट कैसे करते? जी सर, जब ये हबीब साहब जब ये इटली में पहुंचते हैं तो यहाँ पर जितनी भी तंजीमात हैं और यूरोपियन यूनियन का एक बहुत बड़ा इदारा एक्टिव हो जाता है, और सबसे पहले इनके चेकअप वगैरह होते हैं। और उसके बाद ये इटली में, चूंकि इटली एक जजीरा नुमा मुल्क है, तो इटली समझे कि आप यूरोप के जितने भी दूसरे ममालिक हैं उन सब का पहला रास्ता है हमारे जितने भी ये अफराद डंकी लगा कर आते हैं। तो वहां पर ये असाइलम की एप्लीकेशन जो है ये सबमिट करा सकते हैं। असाइलम की एप्लीकेशन के बाद उस पर आप लीगल तौर पर काम भी कर सकते हैं जितना अरसा आपका वहां पर केस चलता है। अच्छा। और जितनी भी तिब्बी सहूलियात हैं वो सारी जो है वो आप वहां पर ले सकते हैं। और नेक्स्ट स्टेप उसका ये होता है कि यही अफराद फिर फ्रांस में चले जाते हैं, जर्मनी में चले जाते हैं, स्पेन चले जाते हैं, और इमिग्रेशन का, ओपन इमिग्रेशन का जो लीगल प्रोसेस है उसका इंतजार करते हैं, और किसी ना किसी तरीके से फिर डॉक्यूमेंट्स का हसूल और उसके बाद फिर काम और इमिग्रेशन वगैरह ये सारे मामला मुकम्मल करते हैं। और सेटल होने में कितना वक्त लगता है? इरफान साहब, इटली में तो काफी आप जैसे आप बता रहे हैं कि काफी एक इमिग्रेंट फ्रेंडली माहौल है कि इलीगल इमिग्रेंट भी अगर पहुंच गया उस जमीन पे तो चलिए उसका कुछ ना कुछ बन जाएगा। लेकिन यूनान भी तो यूरोप का हिस्सा, वहां पे ये मामला क्यों नहीं देखा गया कि जैसे अब ये कश्ती को बर वक्त अगर इमदाद मिल जाती, और जो डिटेल सामने आ रही हैं कि यूनानी हुकाम को पता था कि कश्ती एक जगह खड़ी है? जी, यूनानी हुकाम को पता था। बेसिकली यूनानी हुकाम ने वहां पर उनको रोका रखा है, और रोके रखने की वजह से जो है ये इंसिडेंट जो है पेश आया। कश्ती की असल जो बेसिकली मंजिल थी वो इटली थी, वो यूनान नहीं थी। इटली और यूनान में वैसे भी जो है वो इकोनॉमिकली हवाले से बहुत ज्यादा फर्क पाया जाता है, क्योंकि यूनान में जो सैलरीज वगैरह है वो इतनी अच्छी नहीं है जितनी इटली में है। और जितने भी पाकिस्तानी है, जितने भी डंकी लगाने वाले अफराद हैं, उनकी बेसिकली मंजिल जो है वो इटली होती है। हत्ता कि जो यूनान में काफी अरसे से सेटल्ड है हमारे पाकिस्तानी हैं, उनको भी जब भी मौका मिले तो वो यूनान के डॉक्यूमेंट्स को वहां पर छोड़कर तो कोशिश करते हैं कि वो अपना मुस्तकबिल जो है वो इटली, फ्रांस या जर्मनी या इन ममालिक में जो है वो सेटल हो। अच्छा, और सेटल होने में अरसा कितना लगता है इनको? देखिए, जब आपने एप्लीकेशन यहाँ पर आकर सबमिट करनी है उसके बाद डिपेंड करता है कि आपका जो मुल्की हालात हैं, क्योंकि हर बंदे का केस वो दूसरे से मुख्तलिफ होता है। वहां पर आपको अपनी जान का कितना खतरा है, आपके खानदान को अपनी वहाँ के आपने वो सारे प्रूफ्स वगैरह पेश करने होते हैं, और उसमें तकरीबन 1 से 1.5 साल का अरसा दरकार है। लेकिन याद रखें कि गुज़श्ता सालों में बहुत ज्यादा पाकिस्तानियों की एप्लीकेशंस जो है वो रिजेक्ट हुई हैं, क्योंकि उनके पास कोई पेटेंट प्रूफ वगैरह नहीं होते। लेकिन इटली की खुशकिस्मती आप ये समझ लें कि 2002 से लेकर रिसेंटली 2020 तक इटली ने कम से कम 5 दफा ओपन इमिग्रेशन जो है उसका मौका दिया है। उसका ये होता है कि जो भी फर्द इटली की सरजमीन पर मौजूद है, 1 माह और 2 माह का वो अरसा होता है, वो इलीगली आया हो। जी, बेशक वो इलीगली आया हो। अच्छा। वो किसी भी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट लगाकर 1 या 2 साल के जो परमानेंट डॉक्यूमेंट्स है उनको हासिल करने में जो है वो कामयाब हो जाता है, और उसके बाद फिर वो इसी तरह ही कंसीडर होता है जैसा कि एक सेटल्ड तरकीन वतन है। ठीक। अच्छा, ये बताइएगा कि कुछ मामला ऐसे भी हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों की नज़र में आ रहे हैं
कि डंकी लगाने वाले जो फ्रीक होते हैं उसमें एक पाकिस्तान में बैठा होता है, दूसरा कहीं लीबिया में, ईरान में, और एक फ्रीक अल्टीमेटली इटली में भी बैठा होता है। तो क्या इटली में ऐसे अनासिर के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है? देखिए, ऑब्वियसली पहले तो हबीब भाई ये देखें ना कि अगर इसका सारी प्रॉपर एक चेन बनी हुई होती है कि जो यूरोप पहुंचना चाहता है वो पहले वीजा अप्लाई करता है दुबई का लीगल तरीके से, दुबई फिर वहां पर उनको लीबिया की किसी भी कंपनी का एक डॉक्यूमेंट इशू किया जाता है, और जब वो लीबिया जाते हैं थ्रू मिस्र में इनका ट्रांजिट होता है, जब दुबई से लीबिया जाते हैं तो वहां पर जब ये उतरते हैं वहां पर इनको वीजा जारी कर दिया जाता है। एक तो हमारे अपने हुकाम है पाकिस्तान में FIA, उनको ये देखना चाहिए कि अगर 2023 में 20,000 यंगस्टर ने दुबई का विजिट वीजा अप्लाई, टूरिस्ट वीजा अप्लाई किया है, तो ये तो देखने वाली बात है कि उनके जो सर्कमस्टेंसेस हैं, आया वो इजाजत देते हैं, वो वाकई यहाँ से वहां पर टूरिज्म के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर हम जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद लीबिया से जो है वो हम डील कर सकते हैं कि आप जब भी कोई पाकिस्तानी लीबिया की सरजमीन पर पहुंचता है, उनको इस तरह वीजा जो है वो इशू ना किया जाए, बल्कि उनके सारे डॉक्यूमेंट्स और लवाजमात और पाकिस्तानी हुकाम से इजाजत के बाद उनको वीजा इशू किया जाए। क्योंकि उसके बाद ये होता है कि लीबिया में जब वो उतरते हैं तो वहां पर मुख्तलिफ ग्रुप्स बने हुए हैं, बल्कि लीबिया और मिस्र के दरमियान एक ऐसा वहां पर एक ऐसी जगह है जो नॉन गवर्नमेंटेबल है। वहां से ये कश्तियां जो है ये अल्लाह के आसरे पर समझ लें आप, ये जिस तरह भी डंकी लगाकर इटली में पहुंचती हैं। और इटली में जैसा कि 2 दिन पहले हमारी जो एक डंकी लगाकर आया है उससे बात हुई है, तो वो कहता है कि जब मैं इटली पहुंचा हूं तो जो इटालियन गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन का बंदा था वो एजेंट का नाम ले रहा था कि हम उसको इतला कर देंगे कि आपकी डंकी जो है या आपका जो जहाज है खैरोफियत से आपके ये बंदे पहुंच गए हैं। तो ऑब्वियसली ऐसी बात है कि अनफॉर्चुनेटली गैर कानूनी काम जो है दुनिया का कोई ऐसे मुल्क नहीं है जहां पर ना होता हो। इटालियन गवर्नमेंट भी जो है वो अपनी तरफ से पूरी इन चीजों को जो है वो देख रही है ताकि मुस्तकबिल में इस तरह के वाकयात को जो है अवॉइड किया जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इरफान हयात रांझा साहब, आप प्रोग्राम में गुफ्तगू एक ब्रेक लेंगे नाज़रीन, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इसी मौजू पर मजीद गुफ्तगू। वेलकम बैक नाज़रीन। कानून भी मौजूद है, कानून नाफिज करने वाले भी मौजूद हैं, फिर भी डंकी लगती है और सुहाने मुस्तकबिल का ख्वाब लिए कई नौजवान इसकी भेंट चढ़ जाते हैं। इसी पर हम बात करेंगे अब। एडिटर इन्वेस्टिगेशन सेल तारिक हबीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक हबीब साहब, क्या सिर्फ इंसानी स्मगलर्स को ही इसका जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? इदारों की कोई जिम्मेदारी नहीं होती इसमें? जी देखिए, उसमें इदारों की जिम्मेदारी में सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी ही इदारों पर आयद होती है कि वो इसे रोकें। इसके हवाले से जो तफसीलात जमा की गई हैं उनके ऊपर अमल करें। उनको रोकने के लिए जितने उन्होंने नाम जमा किए हैं, जिन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई मुकम्मल हो चुकी है, यानी उनकी तहकीकात, उनकी रेकी मुकम्मल हो चुकी है, उनके ख़िलाफ़ फौरी तौर पर गिरफ़्तारी की जाए। कानून भी मौजूद है और कानून नाफिज करने वाले इदारे भी मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद डंकी लग रही है। और इसकी वजह बुनियादी तौर पर ये है कि पाकिस्तान को एक हब बना दिया गया है। पाकिस्तान वो पॉइंट बन गया है जहां अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ से भी लोग आते हैं, आकर अपने शनाख्ती कार्ड और दस्तावेज़ात तैयार करवाते हैं और वो आगे चले जाते हैं। यहाँ पे जो है वो डंकी लगाने के मुख्तलिफ तरीके बनाए गए हैं। जिनके पास पैसा नहीं है वो ईरान के रास्ते, ज़मीनी रास्तों से जाते हैं और उसमें बताया ये जाता है कि 70% लोग रास्ते में मारे जाते हैं। फिर उसके बाद जो बाय एयर जाते हैं वो यूरोपीय ममालिक के करीबी ममालिक में ऑन अराइवल वीज़ा हासिल करते हैं, वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ से ऑस्ट्रेलिया जाने वाले छोटी कश्तियों से, अफ्रीका जाने वाले ये बड़ी कश्तियों से, और फिर उसके बाद जो लीबिया जाते हैं, लीबिया से यूनान और यूनान से आगे इटली जाने की कोशिश करते हैं। जिस तरह अभी जो सानिया पेश आया वो भी इसी रूट का था। तो वो सारे लोग जो हैं वो ये सारे इनकी जो नेटवर्क बना हुआ है, इस नेटवर्क की बेशतर हिस्ट्री ना सिर्फ पाकिस्तानी इदारों के पास मौजूद है बल्कि इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके पास भी मौजूद है। असल मसला जो है वो कार्रवाई का है। अब आप देखें, जब कार्रवाई करने की बारी आती है तो लीबिया के एक वॉरलॉर्ड्स थे,
उनका जो वहाँ पे जो है वो मतलब यूरोपीय ममालिक ने उनसे भी मदद ली थी। और ये कुछ साल पहले तक ये रहा कि जो खलीफा हफ्तर थे उन्होंने बाकायदा कैंप कायम किए हुए थे और 1300 पाकिस्तानी उन कैंपों से वापस आए थे। उनसे रिक्वेस्ट की गई थी कि खुदारा इन लोगों को जाने से, जो भी आ रहे हैं वहाँ पे उनको जाने से आगे रोका जाए इस तरीके से, यहाँ से जानी नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। रिपोर्ट ये है कि 3500 लोग जो है अफराद वो डंकी लगाते हुए हर साल मारे जाते हैं। अच्छा। पाकिस्तानी इदारों ने जो डेटा जमा किया है उसमें 100 जो एजेंट हैं उनका रिकॉर्ड जमा किया गया है, जिसमें पंजाब से 43, इस्लामाबाद से 31, सिंध से 13, बलूचिस्तान से 2 और जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी एजेंट का काम कर रहे हैं वो 12 हैं। अच्छा। ये डेटा इनकी रेड बुक में शामिल है। इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जो है वो कोशिशें की जा रही हैं। जो 98 में शामिल थे उनमें से कई गिरफ्तार भी हुए। तो हर्डल्स क्या आती हैं, कार्रवाई क्यों नहीं होती, क्या हर्डल्स होती हैं उसमें? देखें, उसमें मामला ये है कि कवानीन की जब हम बात करते हैं तो इंसानी स्मगलिंग रोकने के हवाले से 2 सदारती ऑर्डिनेंस हैं और 7 जो है वो पार्लियामेंट से मंजूर शुदा बाकायदा कवानीन हैं। इन 7 जो मतलब ये 9 जो ऑर्डिनेंस और कवानीन है, ये 9 जो हैं इनके ये मौजूद हैं इंसानी स्मगलिंग को रोकने के लिए। लेकिन इसके बावजूद हम रोकने में इसलिए नाकाम हैं कि जो हमारी ज़राए हैं वो ये बताते हैं कि कई बाअसर शख्सियात भी इसमें शामिल हैं। अच्छा। जो इन एजेंटों की पुष्टपनाही कर रही होती हैं और वो पुष्टपनाही होने की वजह से वो कोई कार्रवाई होने से पहले मुल्क से फरार हो जाते हैं। दिलचस्प चीज़ ये है कि मुल्क से फरार होने के बाद 3 ऐसे एजेंट्स हैं जिनकी बीवियां ये काम कर रही हैं, जो अच्छा। हमारी सोर्स ने ला दी। आप ये देखें कि इस काम में इतना पैसा है कि खुद मुल्क से भाग जाते हैं लोगों की जानें लेकर, लेकिन इस काम को नहीं छोड़ते बल्कि अपने अहले खाना में से किसी की जिम्मेदारी लगा देते हैं कि मैं फ़लाँ जगह बैठ गया हूँ, आप लोग यहाँ से लोग भेजें और मैं वहाँ से बैठ के हैंडल करूँगा और इन मामलात को आगे लेके चलूँगा। तो वैसे तो अगर आप देखें तो FIA क्लेम करती है कि जी हमने ड्राफ्टिंग कर ली है रूल्स की, हमने जो है वो यूनान में, ओमान में और ईरान में जो है वो अपने दफातर लिंक्ड ऑफिसेस कायम कर लिए हैं और फिर उसके बाद हमने जो है MOU साइन कर लिया है। इस तरह की कई डेवलपमेंट्स को ये ऑन तो करते हैं, लेकिन इन द एंड नतीजा ये निकलता है कि एक कश्ती डूबती है, अल्लाह ताला जो लापता हैं उनको ज़िंदा और सलामत वापस लाएं, लेकिन जो इंटरनेशनल इदारे हैं वो ये बता रहे हैं कि 400 के करीब पाकिस्तानी उस कश्ती पे सवार थे, तो जानी नुकसान इतनी बड़ी तादाद में हो रहा है। तो ये सारे स्टेप्स लेने के और अपनी अचीवमेंट्स गिनवाने के कोई फ़ायदा नहीं है। जी बिल्कुल, ये आपका बहुत बड़ा जानी नुकसान है। और जैसे मैंने बताया कि हर साल 3500 अफराद यूरोपीय ममालिक जाने की कोशिश में मारे जाते हैं। हम देख रहे हैं कि आज हुकूमत ने यौम सोग का ऐलान किया था। यकीनन इस हुकूमत को यौम सोग मनाना चाहिए जो अपने मुल्क के नौजवानों को एक रोशन मुस्तकबिल नहीं दे सकती और इसी वजह से वो रोशन मुस्तकबिल का ख्वाब लिए इस तरह मौत की वादी में उतर जाते हैं। अहम बात यह है कि उस्मा इस वक्त उम्मीदें टूटती जा रही हैं। बिल्कुल। मैं अभी रिसेंटली कुछ नौजवानों से मिला 4-5 दिन पहले ही, तो मैंने उन लोगों से पूछा, तकरीबन 150 के करीब नौजवान थे, और मैंने उन सब से पूछा कि ये बताइएगा, और सब पढ़े लिखे लोग, कि ये बताइएगा कि आप में से बाहर जाने के ख्वाहिशमंद कितने हैं। तो सवाए 2 के सब लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया कि हम बाहर जाना चाहते हैं। और सब लोग वो कौन थे? इंजीनियर्स थे, कंप्यूटर्स IT से रिलेटेड वो काम करते थे और इस तरह के दूसरे काम करते थे, और वो समझ रहे थे कि पाकिस्तान में जो कुछ उन्होंने पढ़ा है उसको उनकी एम्प्लॉयमेंट के लिए काफी नहीं है। दूसरी इससे रिलेटेड बात यह है कि पाकिस्तान कोई एंटरप्रेन्योर तो पैदा कर ही नहीं रहा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आप कोई कारखाना लगा लें, यानी कोई ऐसा प्लांट या ऐसी जगह बनाए जहां से पैसे कमाएं, तो पूरी की पूरी सरकार के इदारे आपके ऊपर ऐसे झपट पड़ेंगे कि जैसे आपने कोई जुर्म कर दिया है और इस जुर्म की सजा में आपको और आपकी नस्लों को जमीन में गाड़ दिया जाएगा। बिल्कुल इस तरीके से वो ब्लीडिंग करते हैं। आप एक लेबर इंस्पेक्टर से, लेबर इंस्पेक्टर तो दूर की बात, शहरी दिफा भले वक्तों में एक इदारा होता था, वहां से लेके महकमा माल तक, FBI तक, सब आपको बर्बाद करने के लिए आ जाते हैं। तो फिर नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि कोई एंटरप्रेन्योर बनने की कोशिश नहीं करता, लिहाजा रोजगार दूसरों के भी खत्म हो जाते हैं। इसी तरह अब आप देखिए कि आपने पिछले 10 कुछ अरसे से पुलिस ने क्या किया हमारे आप बिलखुसूस पंजाब में।
आपने किसी को पकड़ना था पीटीआई में होने की वजह से या कोई किसी भी और वजह से, उसके बिजनेसेस को जाके बंद किया गया, उसके बिजनेस पे बाकायदा डंडे बरसाए गए, उसको तरह तरह के नोटिस भेजे गए। इसका मतलब क्या है? यानी ये हमने अपने बिजनेसमैनों को या सियासतदानों को क्या पैगाम दिया है कि देखो पाकिस्तान में तुम सियासत तो कर सकते हो, लेकिन अगर पाकिस्तान में तुम्हारी एक मरला जमीन हुई, तुम्हारी कोई दुकान हुई, तुम्हारी कोई फैक्ट्री हुई, तो हम उसको तुम्हारे लिए ब्लैकमेलिंग के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। सही। तो जब आप बिजनेस को सियासत के साथ इतना जोड़ चुके हैं कि आप उसको अलग ही नहीं कर सकते, तो अब जिसका बिजनेस टूटा है करोड़, चाहे वो 1 करोड़ रुपए का था, चाहे 10 लाख रुपए का था, ये बताएं वो यहां पाकिस्तान में दोबारा इन्वेस्ट करने की कोशिश करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, वो यहां रहना ही नहीं चाहेगा। हम पाकिस्तान में, जी पाकिस्तान में हम जो कुछ कर रहे हैं, खुदा का नाम है रुके। हमारे ये बच्चे हैं, ये जो बच्चे जो गए हैं ना वहां पे, हम उस कश्ती में, ये आप कह सकते हैं ये 400 अफराद थे तो इनके 400 माँ बाप होंगे। ये ऐसा नहीं है, नहीं, ये मेरे और आपके बच्चे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल यूनान के साहिल पे डूबा है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये सिर्फ पाकिस्तान, ये 400 अफराद का हादसा नहीं है। उनके अंदर बीवी, लोग अपनी बीवी बच्चों को लेके चले गए। यानी आप जरा तसव्वुर करें, इतनी मायूसी कि एक शख्स उसमें ऐसे पता चल रहा है कि वो अपनी बीवी और छोटे बच्चों को साथ लेके चला गया कि मैं अपनी नस्ल भी यहां से ले जाऊं। और भाई क्या कर रहे हो? ये इस मुल्क को रहने के काबिल छोड़ दें। ये हादसा अगर ना होता, ये 400 लोगों की डंकी कामयाब हो जाती, तो हम तो रो भी ना रो रहे होते। हम तो अपने मुल्क के साथ जो कुछ कर चुके हैं, हमें तो उस दिन पता चलना था कि जनाब जब ये सारे बड़े लोग, हमें पता ये चल रहा था, वो अलामा एक दफा गालिबन अकबर इलाहाबादी ने कहा था कि आएंगे गस्साल काबुल से, कि एक वक्त आएगा कि जब हमारी ये हिंदुस्तान में ऐसे लोग भी मौजूद नहीं होंगे कि जो बुनियादी काम कर सके। ठीक ठीक। और हबीब साहब, इसमें अहम बात यह भी है कि तरक्की याफ्ता दुनिया में इस वक्त हुनरमंद अफरादी कुव्वत की बड़ी ज़रूरत है। तो हुकूमत अगर चाहे तो हुकूमती सरपरस्ती में इन नौजवानों को, इन हुनरमंद नौजवानों को वहाँ पर भेज सकती है कानूनी तरीके से, ताकि इस तरह लोगों की जानें ना जाएं। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल, अल्लाह ने के बाद।